हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन ऑन फिजिक्स बाय श्री राम सर. So students, today is the last lecture of electric charge, and after today's lecture we will start Coulomb's law. और बच्चों, यहाँ पे जो NCERT प्रॉब्लम्स है या प्रीवियस ईयर CBSE बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम अलग से सीरीज़ लेके चलेंगे. वन इज़ NCERT सॉल्यूशंस नाम से, और दूसरा हमारा रहेगा CBSE PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हम उसमें सीखेंगे कि हमें बोर्ड में आंसर किस तरह से लिखना होता है. जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोर्ड में हमें आंसर कैसे लिखना होता है ताकि हमें पूरे मार्क्स मिलें. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम जो टॉपिक यहाँ पे लेने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो साइंस में हर जगह काम आती है. तो पहले मैं एक पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. इसका सिंबल होता है U. पहले इसको AMU में भी लिखा जाता था, आज भी कई जगह पे इसको AMU में लिखते हैं, बट ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका सिंबल है U. तो बच्चों ये क्या है, नाम से आपको लग रहा है कि ये मास का एक यूनिट है. सो बेसिकली जैसे हम कहते हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम मास को मेजर करने का यूनिट है, लेकिन बड़ा यूनिट है. ऐसे अगर मैं बोलूँ मिलीग्राम तो एक छोटा यूनिट है. अब बच्चों जो एटम, मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स के जो मास होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं. तो उनको जब लिखने की बात आती है तो हम लोगों को बहुत छोटा यूनिट अगर मिल जाए तो हम लोग ईज़िली उनके मास को समझ पाते हैं और लिख पाते हैं. तो ये एक यूनिट है. सो इट इज़ यूनिट ऑफ मास. इट इज़ यूनिट ऑफ मास. अब ये यूनिट तो है, बट कैसा है, वेरी स्मॉल, very small unit used to write masses of atoms and molecules. छोटे लेवल पे जब बात आती है तो मासेस को हम लोग इससे लिखते हैं. तो ये यूनिट को डिफ़ाइन कैसे किया, तो जो इसको डिफ़ाइन करने का मेथड है, तो जैसे आप जानते हैं 6C12 कार्बन एटम, 6C12 कार्बन एटम. तो इसमें क्या होता है, तो ये जो एटम होता है इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. तो पहले इसके मास का टोटल किया, तो 1 AMU जो डिफाइन किया उसके लिए हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ 6C12 कार्बन एटम, और इसके मास का जो 1/12 पार्ट आया उसको 12 से डिवाइड कर दिया. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड 1 AMU. तो इसका मास कैसे निकाला होगा, तो जो एक प्रोटॉन का मास है उसका 6 टाइम्स किया, 6 न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन का जो मास है उसका 6 टाइम्स किया, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसका 6 टाइम्स किया, और इनको सम करके हमने डिवाइड बाई 12 कर दिया.
तो हमारे पास जो कार्बन एटम का मास था वो ये था 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg। ये कार्बन एटम का मास है, इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो नंबर आया इसको हमने 1 AMU बोला, दैट इज़ 1.6605 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg, दैट इज़ कॉल्ड 1 AMU। अब जो प्रोटॉन का मास होता है 1.672622 और न्यूट्रॉन का होता है 1.674927। ये 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है 9.10938 10⁻31 kg। अब हमने क्या किया, ये जो kg है इसको रिप्लेस कर दिया AMU के टर्म्स में, छोटे यूनिट के टर्म्स में। तो क्या किया, तो 1 kg के प्लेस पे जो kg है उसके प्लेस पे हमने लिख दिया 1/1.66, यहाँ से लिखा हमने 1/1.660539 AMU। और जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में प्रोटॉन का मास आ गया 1.007276 AMU 7276। न्यूट्रॉन का आया 1.008665 AMU और इलेक्ट्रॉन का आया 0.00548580 AMU। हम अगर इसको प्रिसाइजली देखें तो हम लोगों के पास में यहाँ पे डेसिमल के बाद भी काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं, तो ये मासेस रिप्रेजेंट कर दिए। अब स्टूडेंट्स, ये जो वैसे क्वेश्चन पेपर में हमें ये मासेस गिवन होते हैं, हो सकता है कि हमें ये 1.7273 प्लेसेस तक गिवन हो, बट ज़्यादा प्लेसेस मतलब मोर प्रिसाइज है। तो ये हमारे पास मासेस आ गए। तो अगर हम मतलब किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका मास किलोग्राम या ग्राम्स में है, ग्राम या किलोग्राम में है, तो फिर वहाँ पे AMU बहुत छोटा हो जाता है। तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है 1.007276 AMU, इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 1 AMU ले सकते हैं और न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट 1 AMU ले सकते हैं। बट ये तब कर सकते हैं जब आपके पास में ऑब्जेक्ट के मासेस ग्राम में या किलोग्राम में हो, तब आप ऐसा करें। अब इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो इसका 1 AMU का भी 1/1836 टाइम्स लेसर होता है। सो ये हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही छोटा है प्रोटॉन के मास से, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आपस में ऑलमोस्ट बराबर है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU। बट जब आप न्यूक्लियर या एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं तो आपको फिर एग्जैक्ट ही लिखना होता है। बट अगर आपके पास लार्ज ग्राम्स में या किलोग्राम्स में है तो फिर वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड 2-3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स द चार्ज एंड मास ऑफ एन आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंटेड एज H+। H+ होता क्या है, तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, ये प्रोटॉन है बच्चों, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। दिस इज़ बेसिकली हाइड्रोजन एटम। अब ये तो हो गया हाइड्रोजन एटम। अब इसमें से अगर ये मैं निकाल दूँ, किसको निकाल दूँ, इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हटा दें, तो अब ये बचा सिर्फ प्रोटॉन, तो यही बेसिकली H+ है। तो H+ इज नथिंग बट सिंपली अ प्रोटॉन। सो अगर हमसे कोई पूछता है मास ऑफ H+ कितना होगा,
तो इट इज जस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का जो मास है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, ये प्रोटॉन का मास है। तो प्रोटॉन का जो मास है दैट इज द दिस वैल्यू, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें क्या करना है, उन्होंने बोला 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखिए आप। तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ तक लिखना है। तो बाकी ये हमें ड्रॉप कर देने हैं। तो राउंड ऑफ करेंगे तो भी ये 7 के बाद 5 से छोटा नंबर, तो ये आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का मास आ गया। एंड चार्ज कितना होगा, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वही H+ का चार्ज है, और प्रोटॉन पे होता है प्लस ई, मीन्स प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज एंड दिस इज द मास। ऐसे आप किसी पर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि सपोज करो कि हमारे पास एक प्रोटॉन का मास इतना AMU है, दिस मच ऑफ AMU। किलोग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो ये एक प्रोटॉन का मास है। दिस इज अ मास ऑफ 1 प्रोटॉन। अब स्टूडेंट्स, कोई जैसे प्रोटॉन है उसकी तरह ही कोई भी पार्टिकल हो, उसके अगर आपसे पूछा जाए कि 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स का मास बताओ। अगर हमसे पूछा जाता है कि एक प्रोटॉन का मास इतना है, दिस मच ऑफ AMU, तो आप 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स का मास बताइए। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग ये काम करेंगे, 1.672622 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो किलो का वैल्यू 10⁻23 पुट करता हूं, 10⁻3 पुट करता हूं, तो ये मेरे पास 10⁻24 ग्राम आएगा। तो ये तो हुआ एक प्रोटॉन का मास। बट मुझे कितने प्रोटॉन्स का मास चाहिए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मुझे चाहिए 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स का मास। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मास जो है 1.007276 ग्राम मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ये मास आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक प्रोटॉन का इतना AMU है तो इस नंबर ऑफ प्रोटॉन का इतने ग्राम होगा। जैसे मैं आपको एक और सिंपल लॉजिक देता हूँ कि अगर कोई ये बोलता है कि मास ऑफ C12 एटम, एटम का मतलब हो गया कि एक पार्टिकल की बात हो रही है, और अगर ये मास गिवन है कि दिस इज 16 AMU है, और हमें 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास फाइंड करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो AMU है इसकी जगह ग्राम आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे इस, तो ये जो मास है इसको इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड सॉल्व करके ग्राम में लिखिए उसको, देन यू विल गेट 16 ग्राम। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ कि ये जो एक कार्बन एटम था और ये हो गए यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन एटम था
और अब हो गए हमारे पास बहुत सारे कार्बन एटम्स। तो बहुत सारे कार्बन एटम 16 ग्राम जब हो गए तो हमारे पास ये एक सब्सटेंस बन गया, पूरा एक सब्सटेंस बन गया। बहुत सारे कार्बन एटम्स हो गए। तो ये तो पूरा एक सब्सटेंस बन गया। तो ये जो पूरा है ये 16 ग्राम कार्बन है और ये एक कार्बन एटम था ओनली। तो जो एक एटम होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो, और इतने सारे जो कार्बन एटम जब हो गए हमारे पास तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब आप एक पार्टिकल का मास लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे AMU यूज़ कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और जब आप इतने सारे कार्बन एटम्स का मास लिख रहे हैं, ये नंबर स्पेशल है बस, तो आप कुछ नहीं कर रहे, बस AMU की जगह आप ग्राम लिख दे रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर बड़ा स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है इस नंबर की कि अगर आपको एक किसी भी पार्टिकल का चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी हो, किसी भी पार्टिकल का आपको AMU में मास पता है, तो इतने पार्टिकल अगर लोगे आप सेम, तो आपको मास लिखने के लिए सिर्फ AMU की जगह ग्राम लिखने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नंबर बड़ा स्पेशल है और इसी को बोला गया 1 मोल। तो मोल जो है, मोल इज़ अ ब्रिज बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मोल इज़ अ ब्रिज बिटवीन माइक्रो माइक्रो मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, ये छोटी छोटी चीज़ें, एंड मैक्रो। तो ये नंबर जो है एक तरीके से ब्रिज है, कनेक्शन है बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। एक पार्टिकल और इतने पार्टिकल के बीच में के मास में ये ऐसा कनेक्शन देता है कि अगर आपको AMU में एक पार्टिकल का पता है तो इतने पार्टिकल का पता करने के लिए सिर्फ आपको ग्राम लिखने की ज़रूरत है। तो मॉल इज़ अ ब्रिज बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, मीन्स एक एटम या मॉलिक्यूल का पता है तो 1 मोल एटम और 1 मोल मॉलिक्यूल्स का लिखना है तो सिर्फ आपको यूनिट AMU से चेंज करके ग्राम कर देना है। और पक्का आप कभी भी सॉल्व कर लीजिए, अगर AMU में पता है और इतने पार्टिकल का जब भी निकालोगे इसे मल्टीप्लाई करके तो बस लास्ट में ग्राम आ जाएगा, नंबर चेंज नहीं होगा, ये नंबर वही रहेगा। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि ये 10 की पावर 23 और 10 की पावर -24 ये बचता है 10 की पावर -1 मतलब 1/10, और ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई होकर अप्रॉक्सीमेटली 10 के पास पहुंचते हैं तो ये 1 हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमें एक एटम और एक मॉलिक्यूल का पता है तो 6.02 × 10 की पावर 23 एटम मॉलिक्यूल का पता करने के लिए हमें सिर्फ AMU यूनिट हटा के ग्राम यूनिट लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्मॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर पिन। एक सिल्वर पिन है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इसके पास में नेट चार्ज जो है वो 0 है, बट उसका मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम इसका मास है। अब ये कह रहे हैं कि सिल्वर हैज़ 47 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम एंड मोलर मास इज़ 107.87 ग्राम। देखो अब ये बात यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंगली यूज़ आ रही है कि मोलर मास इसने बोला है, मोलर मास कितना दिया हमें 107.87 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है ग्राम में दिया, मतलब 1 मोल का मास दिया है। तो अगर मेरे को मास एक एटम का पता करना हो, जैसे मास ऑफ सिल्वर एटम कितना होगा, तो मैंने आपसे बोला था कि बच्चों अगर
आप ग्राम की जगह एएमयू लेंगे तो आपको एक एटम या मॉलिक्यूल का मिलेगा। तो एक एटम का हो जाएगा 107.87 एएमयू, ये एक एटम का हो गया एएमयू में। और एक मोल एटम्स मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का ये मास हो गया। ये हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। तो अगर एक एटम का है तो इतने एटम्स का भी पता चल जाएगा, सिर्फ यूनिटी चेंज करना है। और बोला 47 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम है, एक एटम के अंदर 47 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे? तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मान लो n है लेट से। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि एटम्स कितने हैं, और एटम्स का पता लगाने के लिए मुझे पहले मोल्स पता लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो मोल्स कैसे पता लगाएंगे? तो इसका जो मास गिवन है, सबसे पहले मुझे पता लगाना है मोल्स ऑफ सिल्वर। मोल्स ऑफ सिल्वर, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो मुझे मास गिवन है उसको डिवाइड कर दूँगा मोलर मास से, तो मुझे मोल्स पता लग जाएंगे। फिर मोल्स पता लग जाएंगे तो फिर मेरे को मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे, सॉरी एटम्स पता लग जाएंगे, क्योंकि मैं इसको फिर 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है फिर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे। तो हमने क्या किया, सिंपली सबसे पहले मोल निकाला, ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर। तो उसके सिल्वर का जो मास है उसमें उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। सो 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 107.87 ग्राम पर मोल। ये ग्राम यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, मोल हमारे पास आ गए। फिर हमने लिखा कि एक मोल में क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये जो मोल ऊपर जाएगा इससे मोल कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये जो नंबर आया 10 डिवाइड बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड, तो ये एटम्स आ गए। और फिर अब 47 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, सो एटम से एटम गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास में आ गया 10 डिवाइडेड बाई 107.87, ये तो मोल्स आ गए। फिर इसको 6.02 इंटू 10⁻23 किया, ये एटम्स आ गए। और 47 से मल्टीप्लाई किया तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये हमारे पास आ गए। कितने आए, तो ये सॉल्व करने पे ये नंबर आ रहा है 2.62 इंटू 10⁻24। नाउ इन्होंने हमसे बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द पिन अंटिल द नेट नेगेटिव चार्ज इज 1 मिली कूलम। तो उन्होंने कहा है कि हमें जो चार्ज है वो 1 मिली कूलम चाहिए, बट नेगेटिव में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें। तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं दैट इज़ Q अपॉन ई, और नेगेटिव है तो -Q अपॉन ई। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो नेगेटिव चार्ज है तो -Q/E लगा देंगे। ई का वैल्यू हम जानते हैं, इतना कूलम होता है पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, सो दैट इज़ -E होता है। तो हम लोगों ने यूज़ किया Q अपॉन -E। तो चार्ज नेगेटिव है, ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, तो ये इतने हमारे पास, हमें इतने इलेक्ट्रॉन सिल्वर में ऐड करने पड़ेंगे। अब इन्होंने हमसे कहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एडेड फॉर एवरी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, मतलब हर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पे आपने कितना ऐड किए हैं। तो हमारे पास थे कितने, हमारे पास थे टोटल 2.62 इंटू 10⁻24, और हमने ऐड कितने करें हैं, इतने ऐड करें हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन 2.62 इंटू 10⁻24 एटम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ये। सो इन 2.62 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स द extra added
ये सिल्वर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे। सो फॉर दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन आर, कितने एक्स्ट्रा एडेड, 2.62, सॉरी हमने जो ऐड किया दैट इज़ 6.25 इंटू 10⁻15। तो इतने जो टोटल इलेक्ट्रॉन पे उन पे हमने इतने ऐड करे हैं। सो फॉर 1 हमने कितना ऐड किया, तो एक इलेक्ट्रॉन पे हमने ऐड किया 6.25 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 2.62 इंटू 10⁻24। बट उन्होंने हमसे कहा है क्वेश्चन में कि एवरी 10⁻9 पे कितना ऐड कर रहे हैं आप, मतलब 1 बिलियन पे कितना ऐड कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे कि दिस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻9 से। दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9। तो यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद आएगा बच्चों 2.38। अब किसी को लग रहा होगा कि सर 2.38 कैसे ऐड हो सकते हैं। सो ये तो 10⁻9 पे ऐड हो रहा है, जब पूरे पे आप देखेंगे तो इतना ऐड हो रहा है। दिस इज़ ए कंप्लीट नंबर। तो आप ऐसे नहीं सोचें कि 2.38 कैसे ऐड हो गए, या तो 2 ऐड होते या 3 ऐड होते, बट टोटल एडिशन तो ये हो रहा है ना, और ये तो एक कंप्लीट नंबर है। तो आप ऐसे नहीं सोचें कि ये ऐड नहीं हो सकते। सो स्टूडेंट्स, हर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पे 2.38 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, और टोटल कितने ऐड करें, टोटल इतना ऐड करें। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स के साथ डील करते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स अगर आपको करने हैं ये वाले, तो आपको AMU, मोल, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी एज आई एज्यूम। सो ये चीज़ हमने क्लियर करी। अब हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, फिगर शोज 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स दैट आर टू बी टच्ड टुगेदर एंड देन सेपरेटेड। हमें इनको क्या करना है, टच कर करके सेपरेट करना है। जैसे ये फर्स्ट केस हुआ, तो हम इनको क्या करेंगे, टच करेंगे एंड देन सेपरेट करेंगे। अभी ये इसी सिचुएशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, टच एंड सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट स्फीयर है -6e, और जो सेकंड स्फीयर है -4e। इन दोनों को हम टच करेंगे, और जब हम टच कर लेंगे तो टच करने के बाद फिर से हम सेपरेट करेंगे, एंड देन पहले हम टच करेंगे, फिर हम इनको सेपरेट कर लेंगे वापस। तो जब हम सेपरेट करेंगे तो फिर बात कुछ अलग होगी। बाद में इन पे क्या चार्ज होगा वो हम लोगों को लिखना रहेगा। सो दे आर टच्ड एंड सेपरेटेड। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट पेयर के लिए ये चीज़ करेंगे, टच एंड सेपरेटेड। फिर हम सेकंड पेयर के लिए करेंगे यही चीज़। तो ये हमारे लिए अगेन एंड अगेन प्रोसीजर रहेगा। सो हमें इनको टच करना है और सेपरेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमें ऑल पेयर्स के साथ करना रहेगा। सेकंड केस में भी हमें यही करना है, और थर्ड केस में भी हमें यही करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्वेश्चन में क्या है कि स्फीयर्स आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल स्फीयर्स के लिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप टच करके सेपरेट करेंगे तो चार्ज डिवाइड कैसे होगा। फर्स्ट वी विल टोटल द चार्ज, देन वी विल हाफ द टोटल। पहले हम उन चार्जेस को ऐड कर लेंगे, फिर उसका हाफ कर लेंगे।
तो अभी क्या होगा, जब टच करके सेपरेट करते हैं ना, तो दोनों स्फीयर पे इक्वल चार्ज आता है, Q1 एंड Q2 पे इक्वल चार्ज आता है। और वो कितना होता है, तो वो जो चार्ज आता है वो पहले टोटल करते हैं हम लोग और फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो जो दोनों पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, तो पहले टोटल करो इनिशियल चार्ज का। तो इस पे है +6E, इस पे है -4E डिवाइड बाई 2, तो ये आया +2E डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा +E आ गया। तो इस पे आ गया +E और इस पे भी आ जाएगा +E। अब पहले इस पे कितना था, +6E, और अब कितना है +E। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो प्लस का 5E, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा इन्होंने, तो हम बोल सकते हैं कि जो इनके बीच में जो एक्सचेंज हुआ है वो 5E का एक्सचेंज हुआ है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इस पे पहले 0 था, इस पे 2E था, देन डिवाइड बाई 2, तो अब इस पे भी आ गया E और इस पे भी आ गया +E। तो इस पे पहले 0 था, अब +E आ गया, तो कितना मैग्नीट्यूड ट्रांसफ़र हो गया, तो E ट्रांसफ़र हो गया। थर्ड वाले डायग्राम में देखें तो -12E +14E डिवाइड बाई 2, तो यहाँ भी हमारे पास +E आ गया, तो इस पे आ गया +E, इस पे भी आ गया +E। तो इस पे पहले 14E था, अब +E रह गया, तो 13E इधर से इधर ट्रांसफ़र हो गया। नाउ द क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ट्रांसफ़र ड्यूरिंग टचिंग। तो हमने बता दिया कि फर्स्ट केस में जो चार्ज जो है जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है, तो उसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में कितना ट्रांसफ़र हुआ, 5E, सेकेंड केस में E और थर्ड केस में 13E। द चार्ज लेफ्ट ऑन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उस पर चार्ज लेफ्ट ऑन पॉजिटिव स्फीयर, उस पर कितना रह गया, तो इधर +6E था, इस पे +E रह गया, इधर +2E था, इस पे भी +E रह गया, इस पे +14E था, इस पे भी +E रह गया। तो इन्होंने हमसे बोला है कि द चार्ज लेफ्ट ऑन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ग्रेटेस्ट फर्स्ट, तो भाई तीनों ही पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे तो सेम ही रह गया। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रांसफर ड्यूरिंग टचिंग एंड द चार्ज लेफ्ट ऑन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र वाले केस में तो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र थर्ड वाले में हुआ है, फिर उससे कम ट्रांसफ़र फर्स्ट वाले में हुआ है, और सबसे कम चार्ज का ट्रांसफ़र सेकंड केस में हुआ है, क्योंकि थर्ड में हुआ है 13E और फर्स्ट में 5E हुआ है और सेकंड में E हुआ है। अब स्टूडेंट लेफ़्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स जो हैं उन पे तो तीनों पे ये +E रह गया है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि थर्ड इक्वल टू थर्ड जो है वो आइडेंटिकल हो गया 1 के, और 1 और 2 तीनों ही आइडेंटिकल हो गए, तो कोई ग्रेटेस्ट वाली बात यहाँ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, द फिगर शोज द 5 पेयर्स ऑफ प्लेट्स A, B एंड D आर चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स। अच्छा जी, A, B और D तो चार्ज है, C इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉपर प्लेट, और C क्या है, न्यूट्रल है। ये इन्फॉर्मेशन दे दी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ प्लेट्स आर शोन फॉर 3 ऑफ पेयर्स। तो जितने भी पेयर्स यहाँ पे हैं 5 पेयर्स, तो 3 पेयर में इन्होंने फोर्सेस को शो कर रखा है। फॉर द रिमेनिंग 2 पेयर्स डू द प्लेट्स रिपेल और अट्रैक्ट। तो जैसे इसमें इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे इस पेयर में अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है। अब बाकी हमें बताना है इन दो में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट का क्या काम में आएगा, कंसेप्ट ये काम में आएगा कि रिपल्सन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन 2 चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। रिपल्सन हमेशा 2 सेम चार्ज वाली बॉडीज़ के बीच में होता है, सेम नेचर का जो चार्ज होता है
उनके बीच में रिपल्सन होता है। और अट्रैक्शन जो है वो उसके लिए एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए और दूसरी या तो अपोजिटली चार्ज होनी चाहिए बच्चों, या न्यूट्रल होनी चाहिए। तो चलिए पहले ए और डी में इन्होंने रिपल्सन दिखाया है। तो मुझे ये नहीं पता कि ए और डी पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, पर मुझे इतना पता है कि सेम नेचर का चार्ज है। तो अगर डी पे पॉजिटिव है तो ए पे भी फिर पॉजिटिव ही है, और अगर डी पे नेगेटिव है तो ए पे भी फिर नेगेटिव ही है। इतना तो कन्फर्म है रिपल्सन फोर्स से। चलो अब फर्स्ट वाले केस में बात करते हैं। तो ए पे हमने पॉजिटिव ले लिया, तो चलो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पॉजिटिव बना दो। ए पे पॉजिटिव और ए कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो डी पे भी पॉजिटिव है, बना दो डी पे पॉजिटिव, क्योंकि रिपल्सन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ए और डी चार्ज्ड है और सेम नेचर का चार्ज है। तो ए और डी पे हमने चार्ज बना दी। सी के लिए उन्होंने बोला है कि सी इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो सी पे 0 चार्ज है। यहाँ भी सी है तो 0 चार्ज बना दिया। इसमें भी ऐसे ही किया, ए पे नेगेटिव चार्ज है तो डी पे भी नेगेटिव होगा। तो जहाँ ए और डी है वहाँ नेगेटिव ड्रॉ कर देते हैं। ए पे नेगेटिव, डी पे नेगेटिव, और सी न्यूट्रल है तो सी पे 0 चार्ज ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है। ए बी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए बी एंड डी आर चार्ज्ड बॉडीज़, तो बी चार्ज्ड बॉडी है। तो चार्ज बॉडी है तो फर्स्ट डायग्राम में देखें तो ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ए पे प्लस है तो बी पे माइनस होगा, और ए पे माइनस है तो फिर बी पे प्लस होगा। तो अब हमें बी का भी नेचर समझ आ गया दोनों केस में। तो इस केस में बी पे जो है वो कैसा है, माइनस। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस बना दें। ये बी पे माइनस बना दिया, ये बी पे माइनस बना दिया, सॉरी इस वाले केस में बी पे माइनस बना दिया। अच्छा इस वाले केस में देखें तो बी पे कैसा है, फिर अट्रैक्शन और बी पे प्लस, तो इस वाले केस में प्लस बना देते हैं। अब बड़ा आसान काम हो गया। डी क्या है, चार्ज्ड है, और सी क्या है, न्यूट्रल है। तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट ही करती है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा इस वाले पेयर में। और यहाँ डी पे प्लस चार्ज है, बी पे माइनस चार्ज है, तो यहाँ भी अट्रैक्शन ही होगा। अच्छा इस वाले डायग्राम से देख लो, ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अच्छा यहाँ देखो बी प्लस है, डी माइनस है, अपोजिट चार्ज बॉडी है, तो भी अट्रैक्शन ही होगा। तो हमारा जो आंसर हुआ रिमेनिंग पेयर्स के लिए वो ये हुआ अट्रैक्शन, कि इन दो पेयर्स में जो हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है अट्रैक्शन, वही हमारे इन पेयर्स में होने वाला है। जो इन पेयर्स में हो रहा है वही हमारे इन पेयर्स में होगा। तो ये लो हमने आंसर निकाल दिया, दिस इज आंसर, अट्रैक्शन ही होगा। तो ऐसे एनालाइज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है क्या? सो इफ़ वी कंसीडर द होल यूनिवर्स एज अ आइसोलेटेड सिस्टम, means no net charge is entering the universe and no net charge is going out of the universe, तो टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। नाउ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी जिसमें गामा फोटोन जो है वो कन्वर्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, और पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज है वो प्लस ही है। तो अगर कहीं भी ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें पॉजिट्रॉन बन रहा है या प्रोटॉन बन रहा है, तो फिर वहाँ पॉजिटिव चार्ज राइज हो रहा है यूनिवर्स में। नेगेटिव चार्ज भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब जितना पॉजिटिव क्रिएट होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल क्रिएट होते हैं, उतने नेगेटिव चार्ज के साथ भी पार्टिकल क्रिएट होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी चेंज होता है। टोटल चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है क्या? जी नहीं। एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रही है, और जब एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है तो चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं। तो एनर्जी अगर कम हो रही है और मास बन रहा है तो चार्ज पार्टिकल्स का नंबर भी बढ़ रहा है, तो पार्टिकल्स भी कांस्टेंट नहीं है।
हाँ, ये कह सकते हैं नेट चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय होता है तो जितना पॉजिटिव क्रिएट होता है उतना ही नेगेटिव क्रिएट होता है, और जितना पॉजिटिव ख़त्म होता है उतना ही उसके साथ नेगेटिव भी ख़त्म होता है। तो टोटल चार्ज जो है वो, नेट चार्ज जो है वो ज़रूर कांस्टेंट रहता है, बट पॉजिटिव क्रिएट होगा तो उसके साथ उतना नेगेटिव क्रिएट होगा। तो पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं रहता, नेगेटिव कांस्टेंट नहीं रहता, पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं रहते, बट टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी चार्ज क्रिएट होता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उतना ही नेगेटिव। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ना तो पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट रहता है, ना नेगेटिव कांस्टेंट रहता है, ना पार्टिकल्स का नंबर कांस्टेंट रहता है, बस टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, इज इट ट्रू फॉर मास? चार्ज कंजर्वेशन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम पे हमेशा वैलिड होता है, टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या मास पे भी ये बात सही है? जी नहीं। एनर्जी जो है बच्चों, फोटोन एक एनर्जी है, और वो कन्वर्ट हो गई मास में, इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ तो फोटोन है, तो ये तो एनर्जी थी, और ये एनर्जी अगर मास में क्रिएट हो गई, पार्टिकल्स में क्रिएट हो गई, तो सिस्टम का जो मास है वो तो बढ़ जाएगा ना। तो मास कंजर्वेशन नहीं लगता, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वहाँ पे मास एनर्जी में और एनर्जी मास में ऐसा कन्वर्जन चलता है। सो बच्चों, नाउ दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। सो बच्चों, अच्छे से समझ आया होगा आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक। और प्लीज़ चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि हम लोग ऐसे ही मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहें, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस आपको कराते रहें, अच्छे से कंसेप्ट समझाते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।